हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑक्टेन क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही है सॉल्यूशन चैप्टर की। कंप्लीट थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो रॉल्स लॉ और वेपर प्रेशर के ऊपर था। हमने कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ पे रॉल्स लॉ क्या चीज़ होती है जी। अब हम पढ़ते हैं बच्चे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है जी। फिर उसके बाद पॉजिटिव डिविएशन क्या है, नेगेटिव डिविएशन क्या होती है, उसको पढ़ते हैं। फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे रॉल्स लॉ के ऊपर और आपके जितने भी चाहे पॉजिटिव डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जेईई मेंस, एडवांस और नीट में। ठीक है जी। तो साथ में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए मेरे बच्चे। लास्ट में एक बात और मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हेनरी लॉ है और आपका रॉल्स लॉ है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है वो पता करते हैं पहले। तो आइएगा, इसमें नोट लिख लेते हैं पहले। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जो आपका रॉल्स लॉ है बच्चे, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस, इज अ हेनरी लॉ। ठीक है जी। तो जो रॉल्स लॉ है आपका वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है इसको जानते हैं, तो आइएगा। तो पहले आपने ये लिखना है कि रॉल्स रॉल्स लॉ is a special case is a special case of Henry's law in which क्या होता है, in which pressure of pure component becomes equal to KH। ठीक है जी, आप सबको पता है इसमें का जो आपका पी आई डिग्री है, चाहे P1 डिग्री है, P2 डिग्री है, वो किसके इक्वल हो जाता है, आपके KH के इक्वल हो जाता है बच्चे। ठीक है। तो रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है। एक बात और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं लिखूँ हेनरीज लॉ यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं रॉल्स लॉ, इन दोनों के बीच में आप एक बार चेक करना कि इसकी जो हेनरी लॉ होता है, हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ कहता है, रॉल्स लॉ भी कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, है ना, ईच कंपोनेंट का, लेट से वो आई है, इसको 1 और 2 भी बोल सकते हैं। मैं पी आई बोल रहा हूँ, पी आई का मतलब P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पी आई डिग्री है वो के एच के इक्वल हो जाता है। लेकिन ये होता कब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं उठा के कभी भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो कहा गया वो बताइएगा जरा, याद रखिएगा। जो आपका हेनरी लॉ है मेरे बच्चे, वो आपकी किसी भी गैस की सोलिबिलिटी के बारे में बात करता है कि कितनी कोई गैस आपकी डिजोल्व हो पा रही है एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी लिक्विड में। जबकि जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, वो गैस के बारे में बात नहीं करता। ये भी बात याद रखिएगा। ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ गैस जो डिजोल्व हुई है ना, जो अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व कितना हो सकता है। जबकि ये बताता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है किसकी, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन मान के चलिए, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ आपका जो सॉलिड। देखो एक बात क्लियर कट है, अगर हमने पढ़ा सॉलिड कैसा हो जाता है, नॉन वोलेटाइल फ्लूइड हो जाता है। तो उसको रहने दीजिएगा वहां पे कि वो सॉलिड के बारे में क्या नहीं बताता। वहां पे आपकी जो कंसंट्रेशन है सॉलिड की वो वहां पे अपीयर ही नहीं होती है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसी बात कर लेते हैं। ये वहां पे एप्लीकेबल है। एक और इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे, जो हेनरी लॉ है आपका वो तभी वैलिड है अगर आपका क्या है, आपका सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। ठीक है, इज हाईली डाइल्यूटेड। जबकि जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ तब आपका वैलिड होता है जब सॉल्यूशन आइडियल होता है। ये दोनों बात भाई याद रखेंगे आप कि वैलिड व्हेन solution is very diluted, is very
डाइल्यूटेड, जबकि ये क्या है, वैलिड व्हेन सॉल्यूशन इज आइडियल, या परफेक्टली आइडियल बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, मैं सिंपल आइडियल लिख रहा हूँ। ये बातें याद रखेंगे आप हैंड लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो आपका हैंड लॉ है, इसको कौन, देखो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बात ये बात कहा जाता है कि जो आपका हैंड लॉ है, उसको जो आपका माइनर कंपोनेंट, माइनर कौन हुआ, सोल्यूट, वो फॉलो करता है। ठीक है, ये बात रखेगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपका हैंड लॉ है वो डिफाइन करता है किसका बिहेवियर, सोल्यूट का, ये भी आप बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि डिफाइन हैंड लॉ क्या करता है, डिफाइन करता है बिहेवियर ऑफ माइनर कंपोनेंट। माइनर कंपोनेंट का मतलब सोल्यूट, ध्यान रखिएगा। और इस तरफ हम लिख सकते हैं कि जो आपका रॉल्स लॉ है बच्चे, वो किसका बिहेवियर डिफाइन करता है, आपके सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर कट है कि आप सर बोल कैसे रहे हैं, हमें ये बातें समझाइए जरा कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि ये अपना माइनर को डिफाइन करता है, उसकी कंसंट्रेशन, और ये इसको आपके मेजर को करता है। इसके मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी मेरी बात, तो ये डिफाइन करेगा, डिफाइन बिहेवियर ऑफ ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन मेजर कंपोनेंट। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था जब आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो जाता है, तो जो सॉलिड की कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं आती है ना, किसकी आती है, सॉल्वेंट की, है ना। क्योंकि अगर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो तब की बात कर रहा हूँ, अगर आपका लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हुआ तो हो सकता है वहां पे दोनों की अपीयर हो। तो मेजॉरिटी के लिए क्या करता है, ये आपके सॉल्वेंट की, जो सॉल्वेंट का बिहेवियर है उसको डिफाइन करता है। जबकि जो हैंड लॉ है बच्चे, यहाँ पे हमेशा जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है, गैस की है, मतलब सोल्यूट की है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई इस बिहेवियर किसका बताता है, डिफाइन करता है, आपके सोल्यूट का। ठीक है जी, इन बातों को ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं आपको एक और बताता हूँ। मैं चलो ये जूम करके चलता हूँ, चलो जी ये जूम कर लेते हैं कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। जो मैंने आपको अभी बताया, ये क्वेश्चन कई बार जेईई में अगर आ गया या नीट में, मैं सपोज करता हूँ लेट सॉल्यूशन बी वेरी डाइल्यूटेड, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। अब आपको एक बात क्लियर कट पता चल रही है कि डाइल्यूटेड है, तो जो आपका सोल्यूट है वो तो किसको फॉलो करेगा, हेनरी लॉ को, जबकि जो सॉल्वेंट होगा वो किसको फॉलो करेगा, रॉल्स लॉ को। ये बात याद रखेंगे, सोल्यूट फॉलोज हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, जबकि जो सॉल्वेंट होगा बच्चे फॉलोज रॉल्स लॉ। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है, अगर परफेक्टली आइडियल हुआ तो। बट व्हेन सॉल्यूशन बट व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स परफेक्टली आइडियल, परफेक्टली आइडियल हो गया, तो उस टाइम पे याद रखना, जब परफेक्टली, ये क्वेश्चन वैसे पूछ ले जाता है कि अगर परफेक्टली आइडियल हो गया तो जो आपका के एच होगा बच्चे, के एच की वैल्यू पी आई के इक्वल हो जाएगी, बात याद रखना, पी आई डिग्री के एच बिकम्स इक्वल टू पी आई डिग्री। ठीक है जी, तो ऐसा होगा, तो जो के एच होता है वो पी आई डिग्री हो जाता है बच्चे आपका। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो दोनों लॉ हैं वो आइडेंटिकल हो चुके हैं, दैट इज बोथ लॉज बिकम आइडेंटिकल। ये तभी है जब वो परफेक्टली आइडियल हो गए, ये बात याद रखना, आपको मैंने समझा दिया ये सब कैसे है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बात को मेरी। चलो आगे चलते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल, हेडिंग दीजिएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं जी यहाँ से, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके, अगर मैं कहूँ, हेडिंग देते हैं जी पहले आइडियल सॉल्यूशंस।
आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमेशा रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ाई है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, रॉल्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा वैलिड है। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या हुए, जो हमेशा क्या करते हैं, आपके रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कहेंगे कंसंट्रेशन कुछ भी हो सोल्यूट सॉल्वेंट की, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, द सोल्यूशन विच फॉलोज या विच ओबेज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ over the entire range, over the entire range of concentration, over the entire range of concentration ओबे करें हमेशा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है बच्चे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, पी टोटल दैट इज पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी। ये हमेशा वैलिड रहेगा, याद रखेंगे। आपको याद होगा इसके लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी की थी। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस का जो ग्राफ बनता होगा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वो भी हमने चेक किया था। तो याद रखिएगा जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है इसको हमेशा फॉलो करेंगे। और कुछ ऐसा ग्राफ था मेरे बच्चों, मुझे याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइंस थी ये, these are स्ट्रेट लाइंस, ये सॉल्यूशन की थी, है ना। ऐसा कुछ था यहाँ पे एक्स से, अगर जो ए था मेरे ख्याल से, अगर वो आपका सॉल्वेंट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि आपका सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा मेरे बच्चे कि एक्स एक्स भी था। मैं क्योंकि वो ये वेरिएबल है, आप किसी को भी सॉल्वेंट या सल्ट मान सकते हैं और बी को, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बी को माना होगा, तो एक्स भी क्या रहा होगा 1 और एक्स से 0 रहा होगा बच्चे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाके जो यहाँ पे एक्स भी 0 हो गया होगा और एक्स से 1, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, ये जो यहाँ से गया था ये यहाँ पे मेरे ख्याल से पी बी डिग्री आया था बच्चे, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है तो यहाँ पी ए डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये वाला था प्योर बी का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और जो इस तरफ जा रहा है ये वेपर प्रेशर है प्योर ए का, ठीक है। भूलिएगा मत कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन में। यहाँ पहले भी मैं आपको अच्छे अच्छे समझा चुका हूँ ये कैसे आई है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे समझाई है इसको बनाते कैसे, ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन ये पूछी जाती है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है ये बनते कैसे हैं, क्या कंडीशंस होती है इनके ऊपर। तो सुनिएगा, अगर मैं कहूँ व्हेन टू, मान लेते हैं दो कंपोनेंट्स ऐड किए, बाइनरी सॉल्यूशन है, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड देन, जो फॉलोइंग कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ वो सेटिस्फाइड अगर होंगी तो वो आइडियल होगा बच्चे, तभी वो आइडियल हो सकता है। व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड देन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कंडीशंस आर, कंडीशंस आर, पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो स्ट्रक्चर हो ए और बी का, जो कंपोनेंट ए है और जो कंपोनेंट बी है उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। पहली बात, सिमिलर होने का मतलब एक दूसरे से मेल खाता हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेंजीन एंड टॉलुइन, जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो टॉलुइन होती है बच्चे आपकी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है जी। ये टॉलुइन है, यहाँ पे सी एस सी लग जाता है। तो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो पहला ये बात याद रखना कि वही कंपोनेंट, अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना, तो जो दो कंपोनेंट हैं उनका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। जिस बात को नोट कर लो मेरे बच्चे, बोथ द कंपोनेंट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है,
और भी एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सेकंड ये है, इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी सिमिलर होना चाहिए। बोथ द कंपोनेंट हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज, जो मॉलिक्यूल का साइज हो वो भी आइडेंटिकल हो बच्चे। मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। आप देख रहे इसका मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूल का फर्क नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट है मेरे बच्चे वो लिख लीजिएगा, यहां पे मैं इसको रफ कर देता हूं। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है वो ये कहती है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, बोथ कंपोनेंट्स हैव आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है और जो दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, एक बेंजीन और एक बेंजीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए एक टॉल्यूइन और दूसरे टॉल्यूइन के बीच में। समझ आ गया जी। तो ये है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है मेरे बच्चों। अब लास्ट में जो मैंने आपको ये बात कही है इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। इलेबोरेट ये करते हैं, मैंने ये कहा है कि आपकी जो मैग्नीट्यूड होगा इन आइडियल सॉल्यूशन, इसको मैं लिख देता हूं, इन आइडियल सॉल्यूशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या कई बार इंटरेक्शन भी क्या कह देते हैं इसको, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन, नॉट बिटवीन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इन components that is AA and BB। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट A है उनके बीच का जो बॉन्ड है AA और जो ये B है, मतलब जब प्योर पढ़ेंगे तो जो AA है और जो BB है इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, AB। तो जो वो इंट्रैक्शंस हैं वो भी क्या होने चाहिए, वो भी इनके ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है जी। एनालिसिस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यहाँ भी इन प्योर कंपोनेंट करो बच्चे, इन प्योर, क्योंकि ये प्योर ही पड़े होंगे ऑब्वियसली जब मैं मिक्स नहीं किया। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन प्योर कंपोनेंट्स दैट इज A and BB should be identical to that in solution। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे जो इंटरेक्शन AA है दिस शुड बी इक्वल्स टू BB, दिस शुड बी इक्वल्स टू AB, जो नई इंटरेक्शन बनी है जब आपने उसको मिक्स किया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके आइडियल सॉल्यूशंस की। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इनकी जो आइडियल सॉल्यूशन रहे होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहली, सबको दिख ही रहा होगा, ये हमेशा रॉल्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऑलवेज ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है जी। सेकंड ये कहते हैं बच्चे कि जो इनपे जो हीट चेंज है, हीट चेंज और मिक्सिंग वो जीरो होती है, ये भी याद रखेंगे। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। इसका कहने का बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसको डेल्टा एच बोलते हैं, है ना। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग का मतलब है कि बच्चे जो डेल्टा एच है आपका, ठीक है, डेल्टा मिक्सिंग एच दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, याद रखेंगे इस बात को। अब कहा गया ऐसा क्यों है, रीजन भी तो पता चले ना कि रीजन क्या है, ऐसे थोड़ा लिख देंगे हम।
जो भी चीज़ लिखेंगे उसका मतलब समझेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका जो हीट चेंज है वो जीरो। हीट चेंज होने का मतलब ये है कि जो आपका क्या है फाइनल हीट और जो इनिशियल हीट का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, वो जीरो है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी हीट ना ही रिलीज हुई है और ना ही एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द मिक्सिंग। जब आपने आइडियल सोल्यूशन बनाया और जब ए और बी को मिक्स किया उस टाइम पे क्या हुआ, ना ही कोई हीट रिलीज हुई है और ना ही हीट प्रोड्यूस हुई है आपकी, ना ही हीट प्रोड्यूस हुई है ना ही आपकी एब्जॉर्ब हुई है, ये बोल सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो कि ऐसा क्यों हुआ है ना। आपने बोल तो दिया कि सर हाँ ये तो दिख ही रहा है डेल्टा एच जीरो का मतलब क्या है कि ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इवॉल्व होगी, है ना। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले। मैं कहता हूं दैट इज नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग। ठीक है जी, डन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो, अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके सामने आंसर है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी, जो पहले थी वो बाद में भी है। अगर वो प्योर पड़े थे, जब आपका ए और बी प्योर था बच्चे, तो उस टाइम पे जो आपकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थी वो कैसी थी, उनकी स्ट्रेंथ कुछ ऐसी रही होगी, लेट्स से 76 किलो जूल, कुछ भी मान लीजिए आप 4 किलो जूल। उसके बाद जब नया बॉन्ड बना ए और बी के बीच में, जो नया बॉन्ड बना उसके भी स्ट्रेंथ जो उसकी मैग्नीट्यूड था वो भी सेम था। मतलब जो पुराना बॉन्ड है जो नया बॉन्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही आपको हीट देनी पड़ी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ना ही हीट रिलीज हुई है ताकि स्टेबल बॉन्ड बन जाए और ज्यादा। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी बात, केमिकल बॉन्डिंग में +1 में कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, मिनिमम, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। अगर मिनिमम एनर्जी होनी है तो क्या होगा, हीट रिलीज होनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले थी वही अभी भी है, तो ना ही हीट को रिलीज हुई है ना ही आपने अपनी तरफ से दी है बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ अभी भी वही है मेरे बच्चे, याद रखिएगा इस बारे में। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज इंटर molecular interactions between the pure components, between the pure components are of same magnitude as that between the components in the solution। समझ आ गया जी, मेरे ख्याल से आपको याद रहा होगा इंपॉर्टेंट बात। ना ही हीट इवॉल्व नहीं हुई ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है बच्चे, जो आपकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वो अभी भी सेम है, वो चेंज ही नहीं हुई। अगर वो चेंज होती तो हम मान लेते कुछ अलग है। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो आपकी वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वो भी जीरो है, इज जीरो। कहा गया इसको क्या हो गया भाई, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग का मतलब है डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जो है मिक्सिंग पे वो कितना है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि वी फाइनल, जो वो फाइनल वॉल्यूम है वही इनिशियल वॉल्यूम आई है, तभी आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हुआ मेरे बच्चे, जीरो हुआ है। सपोज कीजिएगा जो ए है कंपोनेंट बेंजीन, आपने उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ली थी और बी की ली थी आपने कितनी 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, जब ये अलग पड़े थे प्योर फॉर्म में थे, ठीक है, प्योर ए पड़ा था यहाँ पे और यहाँ पे प्योर बी था, समझ आ गया होगा। अब इनको जब आपने मिक्स किया, जब मिक्स किया तो बच्चे वॉल्यूम कितनी बन गई, 100 + 50 150 सेंटीमीटर क्यूब बन गई। तो पहले भी तो इतनी ही थी,
100+50 अगर आप अलग रखे थे तब भी तो वॉल्यूम 100+50 कितनी थी, 150, और जब आपने मिक्स किया तब भी 150, तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो आपकी वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग इज जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने मिक्स किया, ना ही वॉल्यूम एक्सपेंड हुई है ना ही वो कंप्रेस हुई है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? रीजन आपके सामने है कि देखो, जब आपके जो यहाँ पे बॉन्ड ए मॉलिक्यूल रहा होगा इंट्रैक्शन, वो यहाँ पे तीनों में सेम है, आइडेंटिकल है। तो जितनी स्पेस यहाँ पे उसने घेरी है उतनी ही यहाँ पे, और जब मिक्स हुए तब भी उतनी ही स्पेस घेर रहे हो, तभी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की है। जितनी पहले ऑक्यूपाई की हुई थी स्पेस, अभी भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी भी सेम है। ये तो अगर वीक होता, तो बॉन्ड वीक होता तो क्या होता, वो दूर दूर हो जाते, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती। अगर क्या होता, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता। स्ट्रांग होने का मतलब क्या होगा कि वो ज़्यादा पास में है, मॉलिक्यूल्स पास में है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती, कंप्रेस। लेकिन इस केस में क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं बच्चे, वो क्या है, वो सेम है। तो मतलब वॉल्यूम ना ही एक्सपेंड हुई है ना ही कंप्रेस, मॉलिक्यूल्स से अभी भी उतनी ही आपकी जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई की है। इस बात को भी याद रखिएगा, सेम रीजन है ये वाला। दैट इज ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम neither expand nor compressed, nor compressed रीजन सेम याद रखिएगा बच्चे, यही रीजन सेम लिख सकते हैं आप। बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं प्योर कंपोनेंट में, और जो आपका जब इन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन, वो आपकी सेम मैग्नीट्यूड की हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो आपके मॉलिक्यूल सेम, आपकी जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर रही है। इसको याद रखिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहते हैं मैं लिख दूं, मैं लिख भी सकता हूं उसके बारे में, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, ताकि आपको आसान रहे लिखना। नोट कर लीजिएगा इसको। दिस इज बिकॉज इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स, not between impure components, intermolecular interactions in pure components, that is AA and BB, are of same magnitude as that between components in the solution. Therefore molecules occupy same volume before and after mixing। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमने 3 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, फोर्थ आती है इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक। ये थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर था जो हमने डेल्टा एच पढ़ा था। एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर और आता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। ये भी पूछा जाता है, सबको पता है, जिसने +1 पढ़ी है डेल्टा मिक्स एस, नहीं पढ़ी तब भी सुन लो। कहा गया चेंज इन एंट्रोपी में क्या होगा जी, आपके एंट्रोपी के बारे में बताओ। जब आइडियल सोल्यूशन बनता है तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या रहती है। तो कहा गया बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो है। तो आपको याद होगा एंट्रोपी का मतलब क्या होता है ना। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, किसी रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डर्ड है कोई चीज़, है ना। अब जब आप मिक्स करते हैं, ये बात आपने पढ़ी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी है कि जब मिक्स करते हैं, मिक्सिंग इज ऑलवेज कॉज रैंडमनेस। तो मतलब जब भी आपने मिक्सिंग करनी है तो ये एंट्रोपी को क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। ये बात याद रखेंगे कि मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस रैंडमनेस, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो मतलब क्या है कि जो आपकी एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव है बच्चे, याद रखेंगे ये बात, वो पॉजिटिव है।
ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, सबको याद होगा डेल्टा जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो कहा गया इसके बारे में क्या ख्याल है जी डेल्टा जी के बारे में, आप बताओ, इसका साइन खुद बता सकते हो, सबको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको थोड़ी देर पहले बताकर हटाऊं मैं कि जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है क्या, डेल्टा एच पॉजिटिव बताया था मैंने, बताओ जरा, याद करो। जब आइडियल सॉल्यूशन था उस केस में डेल्टा एच मेरे बच्चों जीरो था, क्या था, जीरो, ठीक है ध्यान से। तो डेल्टा एच जीरो था, तो इसका आंसर क्या है, माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव है बच्चे, याद रखना आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये जी जो आप कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, या इसको फिजिबल भी बोल सकते हैं आप, फिजिबिलिटी है, ठीक है जी, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशंस है ना, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है ऐसा, परफेक्टली आइडियल तो कोई परफेक्ट तो चीज़ नहीं होती, लेकिन डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा इनके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे आपका एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनमें, मेरे ख्याल से सब चीज़ें हो चुकी हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इनके, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, एग्जाम्पल डायरेक्ट आते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या है, अब वो कंसेप्ट याद रखना है मेरा। मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपका एक तो जो इनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चर सिमिलर के बाद मॉलिक्यूलर साइज सिमिलर हो, और जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सिमिलर आइडेंटिकल होनी चाहिए ऑलमोस्ट। तो देखो एग्जाम्पल इनके सीधे यहीं से बनते हैं। पहला जो एग्जाम्पल होगा आइडियल या फिर आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, मैंने बता ही दिया था, बेंजीन एंड टॉलवीन। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से सिमिलर थे। आप जो कंसेप्ट है इनका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, या अगर कई बार तो नाम से तो चल जाता है, जैसे नाम से देखो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन दिख रहा है। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेक्सेन का स्ट्रक्चर, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब क्या होता है, अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जब ऑर्गेनिक का टाइम आएगा, ऑर्गेनिकली जितने से लेक्चर चल रहे हैं बच्चे, प्रॉपर लेक्चर उनके भी चलेंगे, टेंशन। एन का मतलब सिंपल है कि एक स्ट्रेट चेन में है, मतलब जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है। यहाँ पे हेप्ट का मतलब है कि 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी आइडेंटिकल है ना। वैसे तो नाम से तो चल गया था एनहेक्सेन एनहेप्टेन, और एक और देख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में आगे नाम से तो चल रहा है कि नाम ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, जिनके स्ट्रक्चर भी सेम रहे होंगे, तो क्या रहा होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल है। अगेन जो क्लोरोबेंजीन है वो ऐसा हो सकता है जी, बेंजीन होगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमोबेंजीन में आपका बेंजीन और यहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा, ठीक है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रहे होंगे इनके। उसके बाद एक और ले लेते हैं, फोर्थ आपका आइडो इथेन एंड ब्रोमो इथेन, ठीक है, आइडो इथेन एंड ब्रोमो इथेन। तो आपको मैंने बता दिया कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल को कैसे करना है जी, इनके जो स्ट्रक्चर हैं पहले तो नाम से ही चेक करें, अगर नाम सेम सेम दिख रहे हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, और जो स्ट्रक्चर है वो चेक कर लीजिएगा एक बार, आपको स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो जाए। आइडो इथेन, आइडो का मतलब आयोडीन, इथेन का मतलब दो कार्बन C2H5, आयोडीन ऐसे होगा, ये मेरे ख्याल C2H5 ब्रोमीन होगा, है ना, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लें एक बार। तो आपको याद रखना है बच्चे, कैसे मैंने आपको तरीका बताया है कंसेप्ट लगाने का, इसमें भी आपको याद कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है, आपको
पता कैसे करना है कि वो आइडियल का एग्जाम्पल है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके लिए। अब आते हैं बच्चे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, है ना। तो बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट होगा इनका। देख लेते हैं एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों। तो आपका जो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेडिंग दे दीजिए मुझे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखेंगे इस बात को। सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस which does not obeys Rod's law. Rod's law over the entire range of concentration. उनको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कंडीशन देखो, इनकी मैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ आपके लिए। सीधा जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैं वही लिखता हूँ सीधा। पहली बात तो ये रही होगी कि इनमें जो आपके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं जो प्योर कंपोनेंट्स में, वो इक्वल नहीं हो पाएंगे किसमें, इन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन में। ठीक है जी। तो जो आपकी ए इंटरेक्शन है बच्चे, वो बी बी के इक्वल नहीं रही होंगी, एंड दे नॉट इक्वल टू ए बी। ये पहली कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, वहां पे इक्वल थी, आपकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस यहाँ पे नहीं होंगी। सेकंड, जो आपकी वॉल्यूम चेंज है, आपका इंथैल्पी चेंज देख लेते हैं, हीट चेंज, वो भी जीरो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब या तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। ठीक है जी, तो उसको चेक करेंगे बाद में। तो वहां पे दो केस बन जाएंगे हमारे, है ना। तो अगेन ऐसा ही वॉल्यूम के लिए होगा बच्चे, जो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम चेंज है वो भी इक्वल टू जीरो नहीं रही होगी, वो भी ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो रही होगी। चलो अब आगे चलते हैं, ये बात याद रखना, इतनी सी बात। अब जो आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बच्चे, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और, जो आइडियल हमने कहा कि ये बात, ये आपके रॉस लॉ को ओबे नहीं कर रहे, तो इसमें ये भी रहता होगा, जो पी सॉल्यूशन है डज नॉट इक्वल टू पी ए डिग्री एक्स से, इसको फॉलो नहीं करते होंगे, इसी पी बी डिग्री इंटू एक्स बी। या फिर इंडिविजुअल ले लीजिएगा, पी ए डज नॉट इक्वल टू पी ए डिग्री एक्स से, या फिर जो पी बी है डज नॉट इक्वल टू पी बी डिग्री एक्स बी। ऑब्वियसली ये जब रॉस लॉ को फॉलो नहीं करते, उसकी इक्वेशन क्यों फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको नोट कर लो बच्चे, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको भी। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो दो, यहाँ पे डेल्टा जो आपका एच है और डेल्टा वी जो है मिक्सिंग पे, उनका जो आंसर आ रहा है या तो वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। तो नेगेटिव या पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है जी, पहले कौन से होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ, और दूसरे वो होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम रॉड्स लॉ। चलो जी आ जाओ, देखते हैं कौन कौन से होंगे मेरे बच्चों। लो जी, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, हम एक साथ नहीं पढ़ लेते हैं दोनों को, हम डिफरेंशिएट करके ही पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हेडिंग दे दीजिए।